Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today is our 21st lesson of compiler construction. आज के लेसन में हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने कोर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे. हम ये देखेंगे कि हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेसन टिल द 30th लेसन ऑफ दिस कोर्स हमने क्या किया और उसको हम सम अप करेंगे कि भी एग्जैक्टली इसका क्या फ़ायदा था. तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले लेसन से लेके ऑनवर्ड्स जहां तक हम आज कर सके. उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम अपने लास्ट लेसन में कवर करेंगे थ्रू आउट जितना हमने कोर्स कवर किया है. सो आज हम देखेंगे कंपाइलर्स को इंटरप्रेटर से उसका क्या रिश्ता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलेशन फेजेस, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स. देन वो स्टडीड सिंपल सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, उसको देखेंगे कि उसके अंदर हमने क्या कुछ स्टडी किया. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ग्रामर्स के, लेक्सिकल एनालाइजर क्या चीज़ है, पार्सिंग, इंटरमीडिएट कोड, सिंबल टेबल. सेकंड चैप्टर था ये, बेसिकली सेकंड यूनिट था हमारा, या जो किताब बुक हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारी एक टेक्स्ट बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर था जिसमें तमाम फेजेस को उसने सम अप करके इसके अंदर लिखा हुआ था, छोटा अपना कवर किया था इसके अंदर. उसके बाद हमने इन चीज़ों को इन डेप्थ भी देखा, जिस तरह हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का पूरा स्टडी किया. देन हमने एनालिसिस के फेज को पूरा देखा. फिर एट द एंड हमने इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन पूरी देखी कि वो किस तरह होता है और क्या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हैं. देन उसके बाद हमने लेक्सिकल एनालिसिस को इन डिटेल स्टडी किया, जो उसके ये सारे टॉपिक्स थे. आज हम उनमें से दो को रिव्यू करेंगे एट द एंड कि कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली हमारा, और टोकन, लेक्सीम्स और पैटर्न्स क्या चीज है. कंपाइलर्स. अ प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. तो तमाम प्रोग्राम जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सी, जावा, व्हाटएवर यू नेम इट, उसको एग्जीक्यूट होने से पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. कंप्यूटर उसको जब तक कंपाइल ना कर ले उसको नहीं समझता. तो बेसिकली उसको अगर जेनेरिक सेंस में बात करें तो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, टारगेट कोड के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, तब ही वो एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर. सो द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन आर कॉल्ड कंपाइलर्स. तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वो सिनेरियोज, वो सारे प्रोसीजर्स जो ये काम करते हैं उनको हम कंपाइलर कहते हैं. तो बेसिकली कंपाइलर के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट के तौर पर देते हैं प्रोग्राम इन सोर्स लैंग्वेज के, जो भी हमारी, जिस तरह हमने C++ में कोई प्रोग्राम लिख लिया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिख लिया, उसको हम कंपाइलर को एज अ इनपुट देते हैं. और कंपाइलर हमें पर्टिकुलर मशीन के लिए एक टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दे देता है और उसको हम फिर यूज करते हैं. एरर वो चीज है जो इसके कंपाइलेशन फेज के दौरान कोई भी एबनॉर्मेलिटी शो होती है या इरेगुलरिटी शो होती है, दैट कैन बी कम आउट एज एन एरर. लैंग्वेज प्रोसेसर्स. An integrated software development environment includes many different kind of language processors such as compilers, interpreters, assemblers, linker, loaders and debuggers and profilers. लैंग्वेज प्रोसेसर हर वो चीज है जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. इट्स नॉट अ सिंगल एंटिटी, या इसको हम स्मॉल चीज नहीं कह सकते, कोई यूनिट. ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट सब मॉड्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉड्यूल बनता है, उसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, जो किसी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. Particularly, an interpreter appears to directly execute the program and provide input. इंटरप्रेटर को इसके अंदर से हमने इसलिए डिग आउट किया है कि ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता, लगता ऐसे है जैसे ये डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर देता है. इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम लेता है, साथ ही इनपुट ले लेता है और जो उसकी एग्जैक्ट आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर देता है. जबकि जो हमारा कंपाइलर है वो ये काम नहीं करता. इस सोर्स प्रोग्राम को हम इनपुट देते हैं और ये हमें फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है, और अगर कोई एरर है तो उसको ये जनरेट करता है. अगर इनपुट में कोई एरर है या कोई और
प्रोग्रामिंग में कोई सिमेंटिक कोई इशू है, कोई भी अदर एरर है जो कि रन टाइम पे ही एग्जीक्यूट हमारे सामने आता है। जिस तरह इनपुट में लेट्स सपोज अगर इनपुट 5 देनी थी, वो उसकी जगह ए एंटर कर रहा है, तो ये भी एरर है जो कि हमें ये शो कर देगा प्रोग्राम। इंटरप्रेटर बेसिकली इन चीजों को जो है वो सम अप कर देता है और सिंपली सोर्स प्रोग्राम लेता है, इनपुट लेता है और उसकी आउटपुट हमें दे देता है और एरर मैसेजेस हमें शो कर देता है। सो दिस इज डिफरेंट बिटवीन processor, this is the difference between interpreter and compiler, and these all are language processors. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, अगर हम इनका छोटा सा शॉर्ट एक कंपैरिजन करें जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। कंपाइलर के जो प्रोज हैं, जो उसके पॉजिटिव्स हैं, दैट इज लेस स्पेस कंज्यूम करता है और इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें इंटरप्रेटर से, तो इंटरप्रेटर की यही इंटरप्रेटर का जो है वो ड्रॉबैक है कि वो ज्यादा स्पेस लेता है और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होती है, यानी कि जो उसके फायदे हैं वो बेसिकली ऑपोजिट में आके इसके नुकसान है। थर्ड, नोट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हीं बेसिस पे हम इंटरप्रेटर को अप्रिशिएट नहीं करते। कंपाइलर के नेगेटिव्स क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं? स्लो प्रोसेसिंग है और डिबगिंग जो है इम्प्रूव थ्रू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि इसकी जो डिबगिंग है वो जरा ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, मुश्किल होती है कंपाइलर की डिबगिंग करना। और इंटरप्रेटर के बेनिफिट्स क्या हैं कि इसकी डिबगिंग आसान है और फास्ट डेवलपमेंट होती है। हमने इधर कोड डेवलप किया, उधर उसको साथ ही एग्जीक्यूट कर लिया, हमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो मूविंग स्टेप अहेड, कि ये हमारा एक लैंग्वेज प्रोसेसर सिंबल सिस्टम का एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम कंपाइलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसको हम बेसिकली स्टडी कह रहे हैं इसके। इंटरप्रेटर क्या कहता है, सोर्स प्रोग्राम लेता है इस लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर और मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर को असाइन कर देता है। कंपाइलर इसको टारगेट असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंपाइलर के वो क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को टारगेट मशीन कोड में या असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर उसके बाद क्या करता है, उसको पिक करता है और उसको रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मीन के वो जिस मशीन के लिए हमें चाहिए, हम एग्जैक्टली उसको उसी प्लेटफॉर्म उसी मशीन के लिए वो कोड जनरेट करते हैं। अगर हम उसको इंटेल बेस्ड कर रहे हैं तो इंटेल की मशीन्स पे ही एग्जीक्यूट होगा, वो जियोन की या किसी और, अगर वो इंटेल बेस्ड है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर मैक है तो उसके लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये रीलोकेटेबल मशीन कोड है। देन लिंकर लोडर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स और रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हैं उनको सबको लिंक करता है और इनको लोड करके ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक टारगेट मशीन कोड जो ओवरऑल है वो जनरेट कर देता है। स्ट्रक्चरली कंपाइलर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कंपाइलर को बेसिकली इस फेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज एनालिसिस एंड सेकेंड इज सिंथेसिस। एनालिसिस के अंदर डिटरमिन्स द ऑपरेशंस, कि वो तमाम ऑपरेशंस को डिटरमिन करता है एम्प्लॉयड बाय द सोर्स प्रोग्राम विच आर रिकॉर्डेड इन द ट्री स्ट्रक्चर, कि ये क्या करता है, ट्री स्ट्रक्चर के अंदर जितने ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं, जो उसके अंदर छुपे होते हैं, उन सबको डिटरमिन करता है एनालिसिस। पार्सिंग हमने स्टडी की थी सारी, वो सारा यही काम कर रहे होते हैं। जब हमने उनको एसडीटी में कन्वर्ट किया, एसडीडी में कन्वर्ट किया, फिर उनके सारे पार्सिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखे। Synthesis takes the tree structure and translates the operations there into the target program. Synthesis phase जो है वो क्या कहता है, इस ट्री को एज इनपुट लेता है, जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन या जनरेशन हमने देखी थी, ये वो काम करता है बेसिकली। अगर कंपाइलेशन के फेजेस देखें डिफरेंस, तो वो कुछ ये फेजेस हैं जो हमने ऑलरेडी सारे इसमें जो स्टडी किए हैं, इंटरमीडिएट यहां तक हमने जो फेज इसके सारे स्टडी किए थे, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन तक, ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक।
लेकिन ओवरऑल कंपाइलेशन के फेजेस जो हैं वो यहां जाके कंप्लीट होते हैं. So typical decomposition of a compiler can be done into these phases. First is lexical analyzer. ये क्या करता है, character stream लेता है as a input and token stream generate कर देता है. Syntax analyzer क्या करता है, इसी token stream को syntax tree में generate कर देता है, convert कर देता है. Syntax tree क्या करता है, इसको सिमेंटिक्स एरर या प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं उनको एनालाइज करता है. अगर कोई होता है तो इसको पॉइंट आउट कर देता है, अदरवाइज उसको सिंटैक्स ट्री एज इट इज रहने देता है. या इनफैक्ट वो इस सिंटैक्स ट्री में जितने सिमेंटिक एक्शंस हैं वो ऐड कर देता है. और उसको मोस्टली जो अच्छे कंपाइलर्स हैं वो इसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ इसके जो सिमेंटिक एक्शंस हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं, जिसको एनोटेटेड पार्स ट्री भी हमने कहा था. देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इसको इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद जो टिपिकल प्रोग्रामिंग का फेज है वो शुरू हो जाता है, जो बैक एंड कहते हैं जिसको, और ये फ्रंट एंड है इसका. तो इस कोर्स में बेसिकली हमने कंपाइलर का फ्रंट एंड स्टडी किया सारा और इसको देखा कि इसमें क्या चीजें हैं और क्या नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिंबल टेबल थी, जो कि इन तमाम फेजेस में हमने यूज किया और हमने सिंबल टेबल के डिफरेंट जो एक इसकी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म थे वो देखे, डिफरेंट एल्गोरिथम स्टडी किया, डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स के लिए हमने डिफरेंट, जो कि इस चीज को भी हमने डिसाइड किया था या हमें पता चला था ड्यूरिंग स्टडी के जो पार्सिंग मैकेनिज्म है एक स्पेशल क्लास के लिए वो सेम है, सिर्फ उसमें जो डिफरेंट सब क्लासेस जनरेट होती हैं उसकी वो सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं या डिफरेंट पार्सिंग टेबल्स है जो हम यूज करते हैं उनकी इसकी रिप्रेजेंटेशन को, इस वजह से वो पार्सिंग मेथड डिफरेंट हो जाता है. तो सिंबल टेबल बेसिकली इन तमाम स्टोरेज जो है आइडेंटिफायर्स के अगेंस्ट, टोकन के अगेंस्ट, लग्रीम के अगेंस्ट वो इसमें सारी स्टोर होती है जो कि तमाम फेजेस में अपनी इनपुट देती है. The compiler programmer can use modern software development environments containing tools such as the language editors, debuggers, version managers and so on, including some specialized tools. कुछ जो हैं tools उसमें parser generators हैं, automatically produce syntax analyzers, form a ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जो उसकी हम ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन को दे दें तो उससे वो जनरेट कर देते हैं. स्कैनर जनरेटर्स प्रोड्यूस लेक्सिकल एनालाइजर्स फ्रॉम अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोकन्स ऑफ अ लैंग्वेज. तो ये कुछ टूल्स हैं तो ये सारे काम करते हैं इसमें. देन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन्स प्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ रूटीन्स फॉर वॉकिंग अ पार्स ट्री एंड जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड. कि जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है वो बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन भी उसको हैंडल कर सकता है और वो उसको जनरेट करता है. देन कोड जनरेटर्स एंड डाटा फ्लो एनालिसिस इंजन्स, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट्स. इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ रूटीन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर. मीन्स के जिस तरह कंपाइलर के अंदर डिफरेंट फेज हैं जो हमने देखे थे, इसमें क्या इसके अंदर वो मदद करता है इनमें से इनकी प्रोडक्शन में और इनके डिजायर्ड जो सेट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में, जो उन्होंने हासिल करना होता है मकसद, उसको हासिल करने में वो ये इनकी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट्स जो है वो उनको डिफरेंट अंदाज में उनकी हेल्प करता है, एज एन एड ऑन काम करता है इसके अंदर. मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस. उसके बाद हमने एक लैंग्वेज जो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस देखा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. उसके अंदर हमने तमाम जनरेशंस को स्टडी किया था फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन तक हमने इसको स्टडी किया था, जिसके अंदर फर्स्ट जनरेशन जो थी वो बेसिकली मशीन लैंग्वेजेस थी, असेंबली लैंग्वेजेस थी. देन हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे आए और उसके बाद हम पर्टिकुलर जो है वो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज पे चला जाएगा, जो नेशनल लैंग्वेज के प्रोसेसर और इस किस्म की चीजों पे. मशीन लैंग्वेजेस वर द फर्स्ट generation programming languages followed by assembly languages. Programming in these languages was time consuming and error prone.
तो ऑब्वियसली जब हम मशीन लैंग्वेज में, अभी भी एक मशीन लैंग्वेज असेंबलर हम पढ़ते हैं, असेंबलर बेसिकली जो है वो नियरेस्ट टू मशीन लैंग्वेज है, इसका 1 to 1 भी और 1 to many दोनों तरह के इंटरेक्शंस होते हैं मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज के। तो जितनी ज्यादा हम मशीन के करीब जाके लैंग्वेज करेंगे उतने ज्यादा, एक तो हमें ज्यादा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी और उतने ज्यादा चांसेस होंगे एरर के, उतना मुश्किल होगा हमें प्रोग्रामिंग करना। मॉडलिंग इन कंपाइलर डिजाइन। Compiler design is one of the places where theory has had the most impact on practice. Models that have been found useful include automata, grammars, regular expressions, trees and many others. इन चारों जिनका जिक्र पर्टिकुलर इस एग्जांपल में किया गया है मॉडल्स का, ऑटोमेटा को भी हमने स्टडी किया, ग्रामर्स को तो हमने काफी इन डेप्थ देखा, आरईज को भी हमने जो है वो तमाम के इसके एस्पेक्ट्स को देखा, और ट्रीज को तो हमने ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा यूज किया अपने इस थ्रू आउट कोर्स के अंदर। कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज टू प्रोड्यूस कोड दैट इज मोर एफिशिएंट देन द ऑब्वियस कोड। Although code cannot truly be optimized, the science of improving the efficiency of code is both complex and very important. कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर हम कोई भी ऐसी चीज इंक्लूड नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोड है, ओरिजिनल प्रोग्राम जो सोर्स लैंग्वेज में हमें मिला हुआ है वो n टाइम्स लेता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O(n) है किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो L है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं और जो कोड है अब वो जो हमारा बिग O(n) टाइम था उसका हाफ टाइम वो ये कोड ले रहा है, n/2 जो है वो ये कोड ले रहा है, ये टाइम इसका हाफ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है दैट इज L' जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हमने नहीं करनी। कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर हमने इस बात का पर्टिकुलरली ख्याल रखना है कि हमारी नेचर ऑफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो है वो चेंज ना हो। मशीन लैंग्वेजेस के बाद हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे गए। As time goes on, programming languages take on progressively more of the tasks that formerly were left to the programmers, such as memory management, type consistency checking और parallel execution of code। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज, ये सारे की सारी जो चीज पहले मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस के एरा में, पर्टिकुलरली इन असेंबली लैंग्वेजेस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोग्रामर इसका ख्याल रखता था। लेकिन अब हायर लैंग्वेज के दौर में हम मेमोरी को नहीं बॉदर करते कि भी हम कितनी मेमोरी यूज कर रहे हैं। आपने भी कोडिंग की होगी ऑब्वियसली इन जावा, C++ और एनी अदर लैंग्वेज, C#, ASP। तो अब हम जो है उन तमाम लैंग्वेजेस में आपने कभी बॉदर नहीं किया होगा कि ये आपका कोड जो है ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। कोड के साइज की बात नहीं कर रहा, जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता था वो कितने मेमोरी के रिसोर्सेज जो हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो लैंग्वेज खुद हैंडल करती हैं। कंपाइलर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंपाइलर टेक्नोलॉजी influences computer architecture as well as being influenced by the advances in architecture। तो ये दोनों एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट है। मींस कि कंपाइलर की टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज होती है तो वो ऑब्वियसली आर्किटेक्चर पे इफेक्ट करती है। लेकिन जब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसमें कोई नई चीज ला रहे होते हैं, दूसरा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आया, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो वो चीज कंपाइलर पे भी अपना इम्पैक्ट डालती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ ही इंप्रूव होते हैं। Many modern innovations in architecture depend on compilers being able to extract from source programs the opportunities to use the hardware capabilities effectively।
अब तो इस तरह भी होता है कि जब कोई नया हार्डवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम साथ ही कंपाइलर्स को की सिमुलेशन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हार्डवेयर जो है हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है, पुराने जो हार्डवेयर डिजाइन था उसकी निस्बत कहाँ पे हम मार खा रहे हैं। और इसी तरह जो कंपाइलर है उनको हम सिमुलेट करते हैं नए हार्डवेयर पे कि नए हार्डवेयर के लिए ये कंपाइलर कैसा है, ये फलाना जो है इसमें अगर ये चेंजेस कर दें तो तब हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो कंपाइलर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंपाइलर्स टू ऑप्टिमाइज कोड कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम एनालिसिस टास्क्स ranging from detecting common program bugs to discovering program vulnerabilities या hackers जिस चीज को जो है वो प्रोब करते हैं, जिस चीज को जाके निकालते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है कंपाइलर को ऑप्टिमाइज करने में वो सेम हमें इन चीजों को डायग्नोज करने में भी मदद करती है। क्योंकि एग्जैक्टली जब किसी हैकर ने कोई भी वायरस जो है या कोई भी ट्रोजन जो है या कोई भी इस किस्म की चीज जब वो इंजेक्ट करनी होती है किसी मशीन में या नेटवर्क के ऊपर या किसी सिनेरियो के अंदर, तो उसके अंदर उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत मैटर करता है कि एग्जैक्टली किस आर्किटेक्चर पे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ये काम करने जा रहा है। Then we saw scope rules. Scope rules basically कौन से rules हैं कि the scope of a declaration of X is the context in which uses of X refer to this declaration. For example हमने इसकी काफी स्टडी की थी कि ये अगर X को हम इस स्कोप में क्रिएट कर रहे हैं तो X को हम इसी में यूज कर सकते हैं और इसके अंदर एक और X क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर मैंने इंटीजर X लिखा है और देन आफ्टर 5 लाइन्स में अगेन इंटीजर X लिख रहा हूँ और उसको मैं साइन कर रहा हूँ 5 और इसको साइन कर रहा हूँ 10, तो इसके अंदर इसको लेके वो थोड़ा जो एक इंटीजर है कि भी इसमें एग्जैक्टली या मैं ऊपर सिंपल कह रहा हूँ इंटीजर x एंड x कि भी मैं 2 दफा एक ही इंटीजर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये इसका वो हम इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते, इट इज एन एरर। हाँ, ये हो सकता है कि इसका स्कोप डिफरेंट हो, हम इसको इस स्कोप में यूज कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप जो होता है फंक्शन लेवल पे, उसको उस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं। A language uses static scope or lexical scope if it is possible to determine the scope of a declaration by looking only at the program. Otherwise, the language uses dynamic scope. Environments: the association of names with locations in memory and then with values can be described in terms of environments, which map names to locations in store and states which map location to their values. यानी कि स्टेट्स को वैल्यूज के साथ और नेम्स को लोकेशंस के साथ मैप करने को जो एक पूरा सीन क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट्स। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन: सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग a string into a sequence of actions by attaching one such action to each rule of a grammar. कि जितनी ग्रामर की प्रोडक्शंस हैं उसके तमाम रूल्स के साथ कोई ना कोई एक्शन अटैच कर देते हैं ताकि हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो ये बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या कहता है, एक ऐसा मेथड है ये ट्रांसलेट करता है इनटू अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बाय अटैचिंग वन सच एक्शन टू ईच रीड ऑफ अ ग्रामर। जो ग्रामर के जितने रूल्स हैं उनके साथ कोई ना कोई एक्शन जो है उनको अटैच करता है, जिनको सिमेंटिक एक्शन हम कहते हैं। The syntax directed techniques can be used to construct compiler front ends. तो ये हमारे कंपाइलर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लेक्सिकल एनालाइजर क्या कहता है, जो हमने लास्ट भी देखा था हायरार्किकल फॉर्म में, कि सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स में ही कन्वर्ट करता है और टोकन्स को सिंटैक्स ट्री में पार्सर कन्वर्ट करता है और देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो 3 एड्रेस कोड जो है उसको जनरेट करता है, सिंबल टेबल ऑब्वियसली, और ये फ्रंट एंड कहलाता है ऑफ कंपाइलर। हमारा कोर्स भी यही था, सारा जो हमने सारा कोर्स स्टडी किया वो बेसिकली इन्हीं के इर्द गिर्द
घूमता है। हमने सोर्स प्रोग्राम से स्टार्ट करके 3 एड्रेस कोड उसका जनरेट करके देखा। 2 पॉसिबल ट्रांसलेशंस ऑफ अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टेटमेंट लें, इफ पीक इज इक्वल टू \n लाइन इज इक्वल टू लाइन +1, यानी कि अगर वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है तो लाइन के अंदर एक ऐड कर दो, बस यही एक स्टेटमेंट है हमारी। इसमें जो पीक है ये बेसिकली पॉइंटर टू सिंबल टेबल है, बस एक पॉइंटर है जो सिंबल टेबल को पॉइंट कर रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, इस डेफिनेशन के मुताबिक इसको टोकन्स में कन्वर्ट किया। ये इसने इस जो इनपुट सीक्वेंस था, जो इसको दिया हुआ सारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम जिसके पास आ रही हैं, बेसिकली यहां से स्टार्ट होके सारी, ये हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, तो ये इसको उसने क्या किया, इन टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर ईच टोकन को उसने पेरेंथेसिस में लिख दिया। फॉर एग्जांपल, पहला इफ एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन आईडी। अब ये आईडी चूंकि एक आइडेंटिफायर है, ये पॉइंट, इसको पॉइंटर जो है उसको पॉइंट कर रहा है, इसका नाम है आईडी, इसको आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर दिया और ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। देन ये रिलेशनल ऑपरेटर है इक्विवेलेंट का, ये कांस्टेंट है \n। इसी तरह ये फिर एक आइडेंटिफायर है जो जिसका लेबल लाइन है, जिस तरह पहले आईडी का लेबल पीक था जो कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल था, दूसरे का लाइन है जो कि किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली इसने इन तमाम को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज जो है अब मिल गई इस पार्सर को। अब ये पार्सर जो है बेसिकली इसी बॉक्स के अंदर है, सिंटेक्स और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी। इसने क्या किया, इन टोकन्स को लिया और इसको पार्स ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये पार्स ट्री है बेसिकली, और ये एक 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन है कोड की, 3 एड्रेस कोड है। ये भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है और ये भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें बेसिकली इसने इसको जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये पास ट्री है जो इसको, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके अपने पूरे कोर्स में देखा था। स्पेशली इन लास्ट 10 to 15 लेसन्स के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इसको कभी इसके अंदर सिमेंटिक एक्शन, कभी इसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, कभी एनोटेटेड पार्ट ट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, कभी डिफरेंट हम इसको यूज़ करके ट्रेवर्स करके देख रहे हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड सो मेनी अदर रिलेटेड एक्शंस। और ये इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने बिल्कुल एट द एंड ऑफ जो हमारा सेशन था, जो लास्ट कोर्स था, इवन एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर 30th लेक्चर तक भी हमने इसको स्टडी किया। The starting point for a syntax directed translation is a grammar of for the source language। तो जो starting point है वो grammar है source language की। grammar describes the hierarchical structure of programs। grammar जो है उसके language constructs को और उसके hierarchical structure को define कर रहा होता है। basically it is defined in terms of elementary symbols called terminals and variable symbols called non-terminals। तो grammar के अंदर basically हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक symbols जिनको हम टर्मिनल्स कहते हैं और वेरिएबल सिंबल्स जिनको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं। दीज सिंबल रिप्रेजेंट लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। यही दोनों सिंबल मिलके लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द रूल्स और प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रामर कंसिस्ट ऑफ अ नॉन टर्मिनल कॉल्ड द हेड और लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन एंड अ सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स कॉल्ड द बॉडी और राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये जो रूल्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि इन रूल्स को के साथ हम एक्शंस को एम्बेड करते हैं, तो ये रूल्स बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक एरो के लेफ्ट साइड पे जो हेड है और एक राइट साइड पे जो बॉडी है। इन तमाम रूल्स के अंदर जिनको प्रोडक्शन कहा जाता है, इन तमाम प्रोडक्शंस के अंदर एक प्रोडक्शन के लेफ्ट हेड को हम स्टार्ट सिंबल डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है, जो कि ऑब्वियसली कोई नॉन टर्मिनल होगा।
Attributes. In specifying a translator, it is helpful to attach attributes to programming construct where an attribute is any quantity associated with the construct. तो हमने कुछ attributes को attach किया था अपने प्रोग्राम context free grammar के साथ, अपनी ग्रामर के साथ semantic rules के थ्रू, जो बेसिकली उनकी वैल्यूज को कंप्यूट करने के काम आते हैं. दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को हमने देखा था, एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है और दूसरा सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स है. इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स वो थे जो अपनी वैल्यूज को इनहेरिट करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम सिबलिंग्स और फ्रॉम इटसेल्फ. तो वो नोड से इनहेरिटेड, जो जिन नोड्स की वैल्यू हम इनहेरिट करते थे, दैट एट्रीब्यूट्स आर नोन एज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स. सेकंड, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स है. सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स है जिनकी वैल्यूज हम चाइल्ड से कैलकुलेट करते थे या उस नोड से खुद से. Since constructs are represented by grammar symbol, the concept of attributes extends to grammar symbols. Example of attributes includes an integer value associated with a terminal number representing numbers, a string associated with a terminal ID representing identifiers. So ये भी attributes की example है. A lexical analyzer reads the input one character at a time and produces as output a stream of tokens where a token consists of a terminal symbol along with additional information in the form of attribute values. तो ये इसकी attribute value है इसके अंदर जिसकी ये बात कर रहा है डेफिनेशन में. Tokens are written as tuples enclosed between. तो इस चीज को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. द टोकन आईडी और पी कंसिस्ट ऑफ द टर्मिनल एंड अ पॉइंटर टू द सिंबल टेबल एंट्री. जिस तरह हमने लास्ट बात की थी कि बेसिकली पीक जो है एक सिंबल टेबल एंट्री को पॉइंट कर रहा है. द ट्रांसलेटर यूजेस द टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. तो सिंबल टेबल बेसिकली इसमें यूज होता है, जो यूजेस द टेबल, जिस टेबल की ये बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज सिंबल टेबल to keep track of reserved words and identifiers. जिस तरह इसके अंदर if reserved word है, equivalent operator reserved word है, assignment reserved word, ये reserved नहीं है, it is not reserved. plus एक reserved word है, similarly integer एक reserved word है. So thing goes on. Parsing. Parsing is the problem of figuring out how a string of terminals can be derived from the start symbol of the grammar by repeatedly replacing a non-terminal by the body of one of its productions. तो parsing basically क्या करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें बताती है कि किस तरह हमने इस ग्रामर से अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको ड्राइव करना है. अगर तो हम ड्राइव कर लेंगे तो इट मीन्स कि दिस इनपुट स्ट्रिंग इज ए पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. अगर आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो इट मीन्स कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. गिवन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अ पार्स ट्री अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इज अ ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. रूट इज लेबल्ड बाय द फर्स्ट स्टार्ट सिंबल. ईच लीफ इज लेबल्ड बाय द टर्मिनल और नल. Each interior node is labeled by a non-terminal. तो पार्स ट्री के ये चार जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हर सूरत पूरा होना चाहिए. If A is a production of type जिसके अंदर xn तक हमारे पास ग्रामर सिंबल्स हैं, then node A has an immediate children. ये सारे के सारे उसके immediate children होंगे where xi is non-terminal और null. कि जिसमें ये आगे किसी चिल्ड्रन को जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे तो नल है. अगर इनसे आगे भी कोई प्रोडक्शंस जनरेट हो रही हैं तो तब हम उनको यूज करेंगे एज ए नॉन टर्मिनल, अदरवाइज दे आर नल. तो एग्जांपल पार्स ट्री हमने इसको देखा था और काफी दफा इसको अपने लेसन्स में यूज किया एज एग्जांपल. इसके अंदर हमने जो पार्स ट्री इसका था दैट इज लिस्ट से हमने जनरेट किया लिस्ट और डिजिट को, देन लिस्ट से लिस्ट एंड अगेन सेम प्रोडक्शन यूज डिजिट, देन लिस्ट से डिजिट, ये सेम प्रोडक्शन थी डिजिट की, और डिजिट से फिर हमने तमाम डिजिट्स जो हैं उनको लिया और ये इनके. अब ये गिवन एक्सप्रेशन जो है या इनपुट स्ट्रिंग जो है हमने जनरेट कर ली है इस ग्रामर से
और ये इसके जो पार्स ट्री है वो बेसिकली जो स्टेप्स जिनको हमने ड्राइव किया, ये उसी की आगे वो एक रिप्रेजेंटेशन है। द सीक्वेंस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड द यील्ड्स ऑफ द पार्स ट्री। तो जितने इसके सीक्वेंस ऑफ लीव्स हैं इसको हम बेसिकली यील्ड्स कहते हैं कि ये हमने हासिल किया है इस पार्स ट्री से। Conceptually, a parser builds a parse tree in which the root is labeled with the start symbol। तो हमेशा जो root होगा ये एक start symbol से इसको लेबल करेंगे, और जो डेरिवेशन है वो भी हमेशा पहले start symbol से ही start होगी। कोई भी ग्रामर है उसकी, जब उससे हम कोई भी इनपुट स्ट्रिंग ड्राइव करेंगे तो जो स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन वो उस स्टार्टिंग सिंबल से ही करेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग सिंबल को लेके ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम सारी स्ट्रिंग जो है उसको देखेंगे कौन सी प्रोडक्शन कहां पे यूज करनी है। A parser builds a parse tree in which the root is labeled with the start symbol. Each known leaf corresponds to a production and each leaf is labeled with the terminal or the empty string null. The parse tree drives the strings of terminals at the leaves read from left to right. Efficient parsers can be built by hand using a top-down method called predictive parsing. तो predictive parsing को भी हमने in depth study किया था। A predictive parser has a procedure for each non-terminal। हर non-terminal के लिए predictive parser के पास कोई ना कोई procedure होता है। Procedure bodies mimic the productions for non-terminals। उस procedure की मदद से हमने drive करना होता है कि किस किस्म की हमारे पास parsing होगी इस particular parser के लिए। The flow of control through the procedure bodies can be determined unambiguously by looking one symbol ahead in the input stream। तो तब हमने जो look ahead symbol एक यूज किया था टर्म, जो हमने LR1 जिसकी बात की थी, या LALR1 के भी इसके अंदर हम जो चीज डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोडक्शन से, किस प्रोडक्शन बॉडी से इसको रिप्लेस करना है। अगर वो तो उसके इनपुट सिंबल एक हम नेक्स्ट उसको वॉच करते थे, उसकी मदद से हम डिसाइड करते थे कि हमने यानी कि इनपुट सिंबल में एक हमने लुक अहेड में रख लिया और उसको कंपेयर करके उसकी कैनोनिकल फॉर्म, सारी इनपुट सेट्स हमने कैलकुलेट किए थे। कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स जो था क्लोयर का सारा, वो क्लोयर सेट्स और गो टू सेट्स जो हमने सारे पार्सिंग टेबल्स के सारे और हमने उसको जनरेट किया था। तो वहां से हम उसको आइडिया करते थे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा। Syntax directed translation is done by attaching either rules or program fragments to productions in a grammar. A syntax directed definition attaches rules to productions. These rules are then used to compute attribute values. सिंटैक्स डायरेक्टिव डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, रूल्स को अटैच करते थे प्रोडक्शन के साथ, और देन इन रूल्स को हम यूज करते थे जो हमारी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं उनको कंप्यूट करने के लिए। A translation scheme embeds program fragments called semantic actions in production bodies। हमने एक एग्जांपल भी देखी थी जिसके अंदर हमने उनके इनफिक्स को इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हमने उसको कन्वर्ट किया था एक एक्सप्रेशन को। तो वो सब हमने किस तरह किया था कि उसके अंदर सिमेंटिक एक्शन एम्बेड कर दिए थे जो क्या कर रहे थे, किसी भी इनपुट एक्सप्रेशन को जो इनफिक्स थी उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते थे या प्रीफिक्स में, जो भी हम उसको कन्वर्ट करना चाहें। The actions are executed in the order that productions are used during syntax analysis. The result of a syntax analysis is a representation of the source program called intermediate code। जो syntax analysis की हम बात कर रहे हैं कि actions are executed in the order that productions are used during syntax analysis, तो इस फेज के बाद जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ आवर सोर्स प्रोग्राम, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम दिया गया होता है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स, जिस तरह हमने लास्ट देखी थी एग्जांपल कि हमारे पास इंटरमीडिएट कोड की दो रिप्रेजेंटेशन हैं, एक सिंटैक्स ट्रीज एंड सेकंड थ्री एड्रेस कोड। तो ये उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री हैज नोड्स फ्रॉम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, द चिल्ड्रन ऑफ अ नोड गिव द मीनिंगफुल सब कंस्ट्रक्ट्स।
इस चीज को हम एलैबोरेट कर लें जरा कि अब इस नोड के जो दो चाइल्ड्स हैं या जो सब एक्सप्रेशन है, जो इसका सब कंस्ट्रक्ट है, वो बेसिकली एक मीनिंगफुल हमें यहाँ पे चीज प्रोवाइड कर रहा है, कंपोनेंट ऐड कर रहा है इस ओवरऑल ट्री के अंदर। मीनिंगफुल किस तरह है कि जो कोर फंक्शन है इस स्टेटमेंट का या इस लाइन का वो यही है कि लाइन में एक ऐड कर दो अगर ये इसके बराबर है। तो अगर इसके बराबर है और ये लाइन में ऐड नहीं हो रहा, ये लाइन में ऐड होने का जो प्रोसीजर है वो यहां पे परफॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ अ नोड गिव द मीनिंगफुल सब कंस्ट्रक्ट। तो चिल्ड्रन ऑफ द नोड ने हमें एक मीनिंगफुल सब कंस्ट्रक्ट यहां पे दिया है। Alternatively, 3-address code is a sequence of instructions in which each instruction carries out a single operation. Otherwise, जो दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन थी इसके अंदर जो each operation है, जो each line है, वो एक separate operation को डिपिक्ट कर रहा है। सिंबल टेबल, उसके बाद हमने एक चीज देखी थी जो कि ओवरऑल तमाम कंपाइलर के फेजेस में यूज की थी, दैट आर सिंबल टेबल। सो व्हाट आर सिंबल टेबल? Symbol tables are basically the data structures that hold information about identifiers. Information is put into the symbol table when the declaration of an identifier is analyzed. कि जैसे ही हम किसी identifier को analyze करते हैं, जो input string में हमारे पास होता है उसको जैसे ही हम analyze करते हैं analysis phase के अंदर, तो हम उसको उठा के symbol table में enter कर देते हैं। A semantic action gets information from the symbol table when the identifier is subsequently used. तो जब वो बार बार यूज होता है तो जो semantic action है वो जो information उस identifier के मतलब उठाता है वो उसी symbol table से दोबारा retrieve करता है। Entries in the symbol table contain information about an identifier such as its character string means lexeme, its type, its position in the storage and any other relevant information। और means के let's suppose अगर ID हम कह रहे हैं तो उस ID के अगेन नंबर हमने यूज किया, तो नंबर इज कॉल्ड लग्जीम, कि नंबर लग्जीम है, ID उसका टोकन है। तो ये लग्जीम है, उसकी टाइप इंटीजर है, पोजीशन उसकी कहाँ है स्टोरेज में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल के अंदर होती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इंक्रीमेंटली। ये नहीं है कि एक ही जब हमने सिंबल टेबल में एंट्री कर दी अब सारे प्रोग्राम में हम दोबारा इसको जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकते। हम इसको ग्रेजुअली जो है इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करते हुए सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्रीज है वो करते रहते हैं। जैसे जैसे नए आइडेंटिफायर आते रहते हैं हम उसके अंदर एम्बेड करते रहते हैं इसको। इवन अगर किसी स्टेज पे किसी की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो भी हम सिंबल टेबल में उसको अपडेट कर देते हैं। तो सिंबल टेबल की जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीमेंटली इंक्रीज होती है। लेक्सिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। A program or function which perform lexical analysis is called a lexical analyzer, lexer or scanner. A lexer often exists as a single function which is called by a parser or an other function. तो जो टिपिकल टास्क्स हैं लेक्सिकल एनालाइजर जो परफॉर्म करता है वो ये 4 टास्क हैं या इस किस्म के टास्क हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। दीज आर ग्लिम्प्स ऑफ दैट टास्क। लेकिन मेजर पार्ट यही है, वो यही इन्हीं चीजों में हमारे सारे टास्क जो हैं वो कवर हो जाते हैं। फर्स्ट, रिमूव वाइड स्पेस एंड कमेंट्स, के जितनी वाइड स्पेसेस होती हैं हमारे लैंग्वेज के अंदर, जो इनपुट सोर्स लैंग्वेज होती है उसको रिमूव करता है और कमेंट्स को रिमूव करता है, क्योंकि कमेंट्स जो है उसकी एग्जीक्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता प्रोग्राम का। एनकोड कॉन्स्टेंट्स एज टोकन, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उनको टोकन के तौर पे एनकोड करता है। रिकॉग्नाइज कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल इफ, व्हाइल, लूप, फॉर लूप जो है, इस तरह जितने कीवर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये कीवर्ड्स जो हैं ये आइदर इनकी क्या फंक्शनैलिटी और क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है उस इनपुट सीक्वेंस के अंदर से। Recognize identifiers and store identifier names in a global symbol table। तो ये 4 टास्क हैं जो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म करता है पहली स्टेज में।
तो जो हमारे कंपाइलर का स्ट्रक्चर है उसमें जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो इनपुट स्ट्रीम लेता है, कैरेक्टर स्ट्रीम लेता है, उसको टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है और सिंबल टेबल में इसकी एंट्री कर देता है जितने चीजें हमें एंटर करने वाली हैं। एंड देन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर वो इसको बाइट कोड में या जावा में या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो जिस लैंग्वेज में भी हम कह रहे हैं उसमें इसको रिप्रेजेंट कर देता है। सिंटैक्स डेफिनेशन जो है बैकस नोर फॉर्म जो ग्रामर जो है वो सारी इसको इनपुट प्रोवाइड कर रही होती है। सिमिलरली अगर हम जावा की बात कर रहे हैं या किस के लिए हम ये कोड लिख रहे हैं, किस मशीन के लिए, फॉर एग्जांपल हम अगर जेवीएम के लिए लिख रहे हैं तो वो सारा इसको तब जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। ये चीज जरूरी नहीं है कि हम इसको जावा बाइट कोड में ही करें, हम कोई भी जो मशीन डिपेंडेंट है उसको ले सकते हैं, उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टोकन पैटर्न्स एंड लेक्सीम्स, जो बात हमने की कि एग्जैक्टली ये क्या कहता है कि वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जनरेट करता है, कैरेक्टर्स को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। तो व्हाट आर टोकन? The lexical analyzer scans the source program and produces as output a sequence of tokens which are normally passed one at a time to the parser. The tokens may consist only of a token name, while others may also have an associated lexical value that gives information about the particular instance of the token that has been found on the input. तो बेसिकली टोकन क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनपुट कर रहा हूं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 5, तो इसके अंदर जो टोकन जनरेट हुआ है वो है आईडी, जो लेक्सीम जनरेट हुआ है दैट इज रिजल्ट, जो इसकी वैल्यू है वो 5 है, जो भी हम इसके एट्रीब्यूट का नाम रखेंगे, और जो इसकी टाइप है दैट इज इंटीजर। तो ये सारी चीजें जो है इस टोकन के अगेंस्ट वो एंटर कर देता है सिंबल टेबल के अंदर। और अगर वहां पे इनपुट पे आ गया है इफ, तो इफ के लिए लेक्सीम जो है वो इफ ही होता है। ये भी हम देखते हैं एग्जांपल हमारे पास अगर कोई मौजूद हुई तो हम उसको स्टडी करते हैं, जो होपफुली हमने पहले भी देखी हुई है इन प्रीवियस लेसन। The token name is an abstract symbol representing a kind of lexical unit, e.g. a particular keyword or sequence of input characters denoting an identifier. तो it is an identifier और ये हमारा keyword। A pattern is a description of the form that the lexemes of a token may take. In the case of a keyword as a token, the pattern is just the sequence of characters that form the keyword. अगर हम बात करें जनरल पैटर्न की कि यार कोई भी हमने क्रिएट करना है अगर आइडेंटिफायर, तो उसका पैटर्न क्या होगा? मोस्टली हम जो देखते हैं वो क्या है कि जो स्टार्टिंग सिंबल है अगर मैं उसको आरई की फॉर्म में लिखूं इस पैटर्न को, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ है, तो या अंडरस्कोर होगा या कोई करैक्टर होगा। करैक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ए के साथ, किससे कोई ना कोई करैक्टर जनरेट हो सकता है। मीन्स ये लाजमी है, तो इसमें हम इसको यहां प्लस करेंगे और नंबर ऑफ टाइम भी हो सकता है कि अंडरस्कोर और ए प्लस और आगे कोई भी हम ए जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक आरी है इसका, जिसके अंदर ए जो है वो बिलोंग करता है इनपुट अल्फाबेट्स को ए और बी। मोस्टली हम तमाम एबीसी कैपिटल और स्मॉल सबको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और डिजिट्स को भी, लेकिन जेनेरिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा एक आरी है जो
बेस कर रहा है किस पे कि इनपुट जो है वो स्टार्ट अंडरस्कोर से हो या किसी करेक्टर से, और आगे इसमें कोई भी करेक्टर या डिजिट, चले हम इसमें डिजिट भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें कोई इतराज नहीं है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट आ रही है एक आइडेंटिफायर का अंडरस्कोर और करेक्टर से लाजमी हो स्टार्ट में, उसके बाद करेक्टर या कोई भी डिजिट हो सकता है उसके अंदर, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये है उसका पैटर्न, इस पैटर्न से हमने उसको मैच करना है। A lexeme is a sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token and is identified by the lexical analyzer as an instance of that token। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ टोकन्स हैं जो कि मोस्टली कवर करते हैं तमाम क्लासेस के लिए, लेकिन इट्स नॉट कंपल्शन कि ये तमाम कंप्लीट हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इफ टोकन है, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर आई है और एफ है, और इसका जो सैंपल लग्जीम है वो भी इफ है, तो जो कीवर्ड्स होंगे उनका टोकन और सैंपल लग्जीम सेम होगा। फॉर एग्जांपल एल्स, एल्स का सैंपल लग्जीम भी सेम है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन एक टोकन है जिसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि या लेस देन हो सकता है, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है या नॉट इक्वल टू हो सकता है। तो इसका सैंपल लग्जीम वही होगा जो हमें इनपुट पे मिलेगा। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, वो कोई भी हो सकता है जो हमें इनपुट में मिला, उसका लग्जीम एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन टोकन इन तमाम सिनेरियोज में सेम रहेगा। सिमिलरली आईडी, लेटर फॉलोड बाय लेटर एंड डिजिट्स, के पहला लाजमी लेटर हो, उसके बाद कोई भी लेटर और डिजिट्स हो सकता है, जिसको हमने यहाँ पे एक आरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो उसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है, इसमें इसने अंडरस्कोर यूज नहीं किया आसानी के लिए, तो हम भी इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लेटर, ये कोई भी लेटर है लाजमी हो, फॉलोड बाय लेटर्स और डिजिट्स, ये इसका आरी है एग्जैक्टली जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो लग्जीम होगा वो एग्जैक्टली वो पैटर्न होगा जो कि वहां पे इनपुट स्ट्रिंग में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पाई हो सकता है, स्कोर हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, जिस तरह हमने भी एग्जांपल में कोट किया था, और भी कोई ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी इनपुट अल्फाबेट हो सकता है। देन नंबर जो है कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स लाइक दिस, 0, 6, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फ्लोट में, डेसिमल में, इंटीजर में, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका टोकन नंबर होगा, बाकी जो उसका लग्जीम होगा वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो भी दी हुई है। लिटरल, एनीथिंग बट सराउंडेड बाय कोट्स, कि जिस तरह ये चीज जो है डबल कोट्स में जो दी हुई है उसके अंदर जो चीज भी होगी वो लिटरल होगी। टोकन पैटर्न्स एंड लग्जीम्स को अगर हम कंटिन्यू करें, फॉर टोकन्स कोरस्पॉन्डिंग टू कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स आर नॉट नीडेड सिंस द नेम ऑफ टोकन टेल्स एवरीथिंग, बट कंसिडर द टोकन कोरस्पॉन्डिंग टू इंटीजर कांस्टेंट्स, जस्ट नोइंग दैट वी हैव अ कांस्टेंट इज नॉट एनफ, सबसीक्वेंट स्टेजेस ऑफ द कंपाइलर नीड टू नो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि ये नंबर है, टोकन उसका, ये एनफ नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कि ये 5 है, 10 है, जो भी इनपुट पे दिया हुआ वो क्या है। सिमिलरली फॉर द टोकन identifier we need to distinguish one identifier from the other. The normal method is for the attribute to specify the symbol table entry for this identifier. तो जितने identifiers हम उसमें से identify करेंगे इनपुट स्ट्रिंग्स में से, वो सब के सब सिंबल टेबल्स में सेपरेटली एंटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल द टोकन नेम्स एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज फॉर द फोरट्रान स्टेटमेंट, के ये अगर एक लैंग्वेज स्टेटमेंट है जिसको हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में भी देखा था, तो इसकी जो एक एंट्री होगी वो कुछ इस किस्म की होगी, या इसके जो टोकन नेम्स और उनके साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। ई के लिए
ये चीज एंटर होगी, पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर ई, यानी कि आईडी है और दूसरा इसका जो पॉइंटर होगा वो सिंबल टेबल एंट्री में ई में जो पॉइंट करेगा वो ये होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर एज इट इज, देन अगेन आईडी पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर एम, जो दूसरा एम है हमारे पास। उसके बाद स्टैरिक सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और ऑब्वियसली ये सी पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर सी, देन एक आईडी की फिर पॉइंट, मतलब 3 इसमें हमने सिंबल टेबल्स की एंट्रियां की हैं इस एक एक्सप्रेशन के लिए। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है उसके लिए अगेन नंबर और इंटीजर वैल्यूज की 2 है, जो कि अगेन हम क्या करेंगे सिंबल टेबल में एंटर करेंगे कि ये नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। सो टुडे वी सॉ ऑलमोस्ट द 1/4 ऑफ आवर टोटल कोर्स। हमने जो हमारा टोटल कोर्स लेट्स सपोज था इन फेजेस को अगर हम देखें तो इसके अंदर से जो आज हमने जिन चीज़ों को रिव्यू किया या जिन चीज़ों को हमने रिवाइज किया वो उसमें लेक्सिकल एनालाइजर था, टोकन स्ट्रीम को हमने सारा देखा, और अभी हम यहाँ पे हैं सिंटेक्स ट्री को, पार्ट्स ट्री को बेसिकली हमने थोड़ा स्टडी किया कि पार्ट्स ट्री हम क्यों जनरेट करते थे और वो सारा उस फेज के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लेसन विच इज आवर लास्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स, उसके अंदर हम इस रिमेनिंग फ्रॉम टुडेज के जो आज का जो पार्ट रह गया है वहां से लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 30th लेक्चर वहां तक हम उसको सम अप करेंगे। और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको विद इन दिस टाइम पीरियड जो हमारे पास एक शॉर्ट टाइम स्लॉट है उसके अंदर उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन उसके अंदर हम जो है यहीं से जहां से आज हमने उसको छोड़ रहे हैं, जहां तक हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है टोकन लेक्सीम्स एंड पैटर्न तक, जो कि लेक्सिकल एनालिसिस का बेसिकली इसका पार्ट है, लेक्सिकल एनालिसिस का जो टोकन स्ट्रीम जनरेट कर रहा है। एक तो हमने जो ओवरऑल सारा रिव्यू कर लिया सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन के टॉपिक से कि जी हमने ओवरऑल क्या क्या चीज़ें देखी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें एग्जैक्ट अपने कंटेंट से, तो सिंपल एक सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को, एट्रीब्यूट्स को, लेक्सिकल एनालाइजर को, पार्सिंग को, इंटरमीडिएट कोड को और सिंबल टेबल को हमने उसका एक रिव्यू ले लिया है। उसके बाद हमने कंपाइलर के स्ट्रक्चर को देखा और देन जो इन डेप्थ हर फेज को, इसमें पहले फेज लेक्सिकल एनालिसिस को हमने आज स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने टोकन, लेक्सीम्स और पैटर्न्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर डेफिनेशंस के साथ, और देन हम इसको कंटिन्यू करके एट द एंड जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है वहां तक लेके आएंगे। जितने टॉपिक्स हमने स्टडी किया उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कल इसको हम वाइंड अप कर दें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस एंड हैव फन।